डियर डॉक्टर्स, आप बिजी हैं, आपके पास पेशेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं, स्टाफ बिजी है और मंथ एंड पर आपका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन मंथ एंड पर जब आप अपना अकाउंट चेक करते हैं तो एक ही फीलिंग आती है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप भी ऐसा फील कर रहे हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो मेडिकल कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती, लेकिन इसे हर डॉक्टर को पता होना बहुत जरूरी है और इसका नाम है क्लिनिकल फाइनेंस। आज के वीडियो में 3 चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो 4 बेसिक रूल्स ऑफ क्लिनिकल फाइनेंस, उसके बाद हम समझेंगे प्रॉफिट एलोकेशन का फॉर्मूला, उसके बाद 7 स्टेप्स मंथली सिस्टम। आज का वीडियो आपके क्लिनिक में टर्निंग पॉइंट ला सकता है, इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। डॉक्टर राजीव जो कि एक फेमस सर्जन है, उनकी मंथली इनकम ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख रुपए है। वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन मंथ के एंड पर जब वो अपना अकाउंट चेक करते हैं तो वो शॉक्ड रह जाते हैं कि इतनी इनकम होने के बावजूद भी आखिर में पैसा बचता क्यों नहीं है। इसका एकमात्र रीजन है आपकी क्लिनिक तो चल रही है, लेकिन क्लिनिक का फाइनेंशियल सिस्टम नहीं चल रहा है और इसी फाइनेंशियल सिस्टम को हम कहते हैं क्लिनिकल फाइनेंसिंग। एक दिन डॉक्टर राजीव ने सीए से यही क्वेश्चन पूछा। सीए ने सिंपल लैंग्वेज में एक आंसर दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप रेवेन्यू देख रहे हो, प्रॉफिट को नहीं, और यदि आप प्रॉफिट देख भी रहे हो तो उसे प्रॉपर अलोकेट नहीं कर रहे हो। रेवेन्यू प्रॉफिट अलोकेशन ये मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। चलिए हम इनको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। रेवेन्यू मतलब क्लिनिक में जो टोटल पैसा आया, प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने पर जो आता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, और प्रॉफिट से जो आप असेट्स क्रिएट करते हैं उसे हम वेल्थ कहते हैं। इससे डॉक्टर राजीव को एक लेसन मिला, यदि हम अपने प्रॉफिट को प्रॉपर्ली अलोकेट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। क्लिनिकल फाइनेंसिंग का मतलब केवल अकाउंटिंग नहीं होता, इसका मतलब होता है क्लिनिक के पैसों को सिस्टम के साथ मैनेज करना, जिससे क्लिनिक भी ग्रोथ हो और डॉक्टर की पर्सनल वेल्थ भी क्रिएट हो। अब हम आते हैं उन 4 बेसिक रूल्स पर जो क्लिनिकल फाइनेंसिंग के लिए जरूरी है। उसमें सबसे पहला आता है कैश फ्लो को ट्रैक करना। डॉक्टर राजीव ने इस बार पता है क्या किया, उन्होंने पेशेंट डायग्नोसिस के साथ साथ फाइनेंशियल डायग्नोसिस बनाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले ट्रैक करना शुरू किया डेली और वीकली कलेक्शन, कंसल्टेशन वर्सेस ट्रीटमेंट इनकम, प्रोसीजर्स वाइज रेवेन्यू, पेंडिंग पेमेंट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली केस एक्सेप्टेंस रेट। और नंबर्स देख के उनको शॉक लगा। उन्हें लगता था कि पेशेंट्स कम हैं, लेकिन नंबर्स ने बताया पेशेंट्स कम नहीं हैं, केस कन्वर्जन रेट वीक है। पेशेंट कंसल्टेशन तो ले रहे हैं, लेकिन हाई वैल्यू ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम मार्केटिंग में नहीं थी, यहाँ मेन प्रॉब्लम थी केस प्रेजेंटेशन और फॉलोअप सिस्टम में। यहाँ से हमें एक लेसन मिलता है कि हमें सिर्फ क्लिनिक पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्लिनिक्स के नंबर्स को भी देखना चाहिए। अब हम आते हैं रूल नंबर 2, कैश आउटफ्लो एंड हिडन लीकेजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपका प्रॉफिट साइलेंटली लीक होता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है। अब डॉक्टर राजीव की स्टोरी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर राजीव को क्या लगता था कि मेरा केवल एक्सपेंसेस क्या है, रेंट और स्टाफ की सैलरी। जब उन्होंने ट्रैक करना शुरू किया तो हिडन लीकेजेस मिले, अनयूज्ड मटेरियल्स, लैब बिल मिसमैच्ड, अनप्लान्ड डिस्काउंट्स, रैंडम इक्विपमेंट परचेजेस और छोटी छोटी स्पेंडिंग जो मंथ एंड पर एक बड़ा एक्सपेंस बन जाते हैं। और मंथ के एंड पर 30-40 हजार रुपए उनको ऐसे मिले जो अननेसेसरली साइलेंटली लीक हो रहे थे। और यदि आप भी अपनी क्लिनिक के इन हिडन लीकेजेस को कम कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। क्लिनिकल फाइनेंसिंग बिल्कुल नया फील्ड है। आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है कमेंट में जरूर लिखिए, और यदि आप क्लिनिकल फाइनेंसिंग में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और टॉप 3 कमेंट्स जो मुझे पसंद आएंगे उनको मैं ये बुक पर्सनली कोरियर करूंगा। अब हम आते हैं रूल नंबर 3, क्लिनिकल बजटिंग। डॉक्टर राजीव का सिस्टम था, जो भी उनकी टोटल इनकम आती है उसमें से वो एक्सपेंसेस निकाल देते थे और जो भी बचता था वो उनका प्रॉफिट। ये सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है। मंथ की शुरुआत में ही आप डिसाइड करिए एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना, फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने होंगे, आप कितना विड्रॉ करेंगे
और री इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे। इसके लिए एक सिंपल थंब रूल है 40-30-30। 40% आप रख सकते हैं अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए, 30% आप एज अ सैलरी एज अ प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं और रिमेनिंग 30% आप ग्रोथ और वेल्थ बिल्डिंग के लिए रख सकते हैं। क्योंकि कोई भी क्लिनिक बिना बजटिंग के वैसे ही है जैसे ट्रीटमेंट बिना डायग्नोसिस के। याद रखिए, रैंडम इनकम कभी भी प्रेडिक्टेबल वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकती है। चलिए अब हम आते हैं रूल नंबर 4, डेट एंड EMI प्लानिंग। इसको हम सिंपली गुड लोन और बैड लोन के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। यदि आप कोई डिवाइस या इक्विपमेंट आप क्लिनिक के लिए ले रहे हैं जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, फॉर एग्जांपल यदि आपने 50,000 की EMI पर कोई डिवाइस या कोई इक्विपमेंट लिया है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का, तो ये एक गुड लोन की कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं पर यदि आपने कोई इक्विपमेंट, डिवाइस या कोई क्लिनिक असेट ऐसा ले लिया है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा है, वो आपने इसलिए लिया क्योंकि वो आपके ईगो को सेटिस्फाई करता है, आपकी प्रेस्टीज को बढ़ाता है, या फिर वो इक्विपमेंट और डिवाइस सभी क्लिनिक्स में अवेलेबल है इसीलिए आपने ले लिया, तो ये एक बैड लोन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये आपके प्रॉफिट को हर्ट कर सकता है। डॉक्टर्स को डेट इमोशन से नहीं, ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके ही लेना चाहिए। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, प्रॉफिट एलोकेशन फार्मूला। प्रॉफिट तो आप समझ ही गए होंगे, जो भी टोटल रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं उसमें से यदि आप एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो बचा हुआ अमाउंट कहलाता है प्रॉफिट। अब चारों रूल्स को फॉलो करते हुए डॉक्टर राजीव का प्रॉफिट बढ़ चुका था, लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की, प्रॉफिट को प्रॉपरली अलोकेट किया। ऑलवेज रिमेंबर, अनअलोकेटेड प्रॉफिट टेंड टू गेट कंज्यूम्ड। लाइफस्टाइल में और अदर एक्सपेंसेस में कहाँ खर्च हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रॉफिट एलोकेशन का डॉक्टर्स फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से 50% आप अपनी पर्सनल इनकम के तौर पर ड्रॉ कर लीजिए, 20% आप क्लिनिक में री इन्वेस्टमेंट के लिए, नए इक्विपमेंट्स के लिए वहाँ पर रख सकते हैं, 20% आप इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं और रिमेनिंग 10% आप कैश रिजर्व में रख सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका मंथली टोटल प्रॉफिट आता है 3 लाख रुपीज, उसमें से आप 1.5 लाख रुपी एज अ सैलरी आप विड्रॉ कर लीजिए, 60,000 आप क्लिनिक में री इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं, नए इक्विपमेंट्स के लिए, क्लिनिक ग्रोथ में वहां पर आप खर्च कर सकते हैं, 60% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रीट्स, गोल्ड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बचा हुआ 20,000 आप कैश रिजर्व के फॉर्म में रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने हर एक पैसे को क्लियर गोल दे दिया है। अब यहाँ पर डॉक्टर राजीव की पर्सनल ग्रोथ भी हो रही थी, क्लिनिक की ग्रोथ भी हो रही थी और वेल्थ भी बिल्ड हो रही थी। इसी को बोलते हैं क्लिनिकल फाइनेंसिंग। अब हम आते हैं 7 स्टेप मंथली फार्मूला पर। यदि आप अपनी क्लिनिक को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो ये 7 स्टेप फार्मूला आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल क्लिनिक रेवेन्यू कैलकुलेट कीजिए, फिर उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस नोट कीजिए, फिर नेट प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट एलोकेशन फार्मूला अप्लाई कीजिए, इन्वेस्टमेंट बकेट में ट्रांसफर कीजिए, सेफ्टी रिजर्व अपडेट करिए और नेक्स्ट मंथ का बजट बनाइए। ये काम आप 30 मिनट्स में कर सकते हैं और ये 30 मिनट्स लॉन्ग टर्म में आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वेल्थ इनकम से नहीं सिस्टम से बनती है। यदि आप 7 स्टेप मंथली फार्मूला का एक टेम्पलेट चाहते हैं तो कमेंट पे लिखिए 7 स्टेप मंथली फार्मूला, मैं पर्सनली आपके साथ शेयर करूंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव एक फिक्शनल कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम रियल है। क्लिनिकल फाइनेंसिंग केवल बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के लिए नहीं है, वो हर एक डॉक्टर के लिए है जो एक हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक ओन करते हैं। यदि आप अपनी क्लिनिक को एज अ बिजनेस चला रहे हैं तो क्लिनिक सिर्फ प्रैक्टिस नहीं रहेगी, एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन बन जाएगी। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी।